Democracy सबको मार रहे हैं, ये पुलिस वाले मार रहे हैं ये। is one of our sacred and shared values. बाहर के कैंपस, अंदर में कैंपस में लड़कों को जबरदस्ती मार रहे हैं ये। Democracy is the spirit अच्छा अंदर अभी और मारेंगे, ऐसा धमकी दे रहे हैं। that support equality and dignity. स्टेज पर चढ़ के डंडों से मारा है बच्चियों को, लड़कियों को। India is the mother of democracy. सच बताऊं तो मुझे अब शर्म लग रहा है कि मैं इस देश का वासी हूँ। ये गवर्नमेंट हमारी है। 20 जुलाई 2026 देश के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ पहले के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को हैंडल करके उन्हें और बड़ा मुद्दा बना दिया था, वैसे ही काफी लोगों का मानना है कि 20 जुलाई 2026 के सीजेपी प्रोटेस्ट को हैंडल करने में भी गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक हुई। मोदी सरकार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया गया और प्रोटेस्ट करने वालों को मार के भगाया गया। 2019-20 एंटी-सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट, 2020-21 फार्मर प्रोटेस्ट, 2023 वेस्लर प्रोटेस्ट, 2025 एसएससी प्रोटेस्ट और अब 2026 सीजेपी प्रोटेस्ट में भी यही देखने को मिला है। पर ये बस कुछ इवेंट है जो हद से ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गए थे। 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर और पार्लियामेंट के पास जो कुछ हुआ उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रही है। कहीं प्रोटेस्टर्स नजर आ रहे हैं, कहीं पुलिस बैरिकेड्स, कहीं टीयर गैस और कहीं लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आ रही है। कुछ फेक नैरेटिव्स भी इसमें देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर उस दिन हुआ क्या था? 22 जुलाई को जब स्टूडेंट पर लाठीचार्ज को लेकर जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तब सीजीआई सूर्यकांत ने फिर कुछ ऐसा कहा जिससे स्टूडेंट्स के अंदर गुस्सा और बढ़ गया। ना हमारा टाइम वेस्ट करो और ना अपना, ना हम कोई वीडियो देखना चाहते हैं, ना हमारे पास कोई वक्त है वीडियो देखने के लिए। आज की इस वीडियो में हम पूरी क्रोनोलॉजी को समझेंगे। हम देखेंगे कि प्रोटेस्ट किस वजह से हुआ और आखिर जिम्मेदार कौन था, पुलिस या फिर प्रोटेस्टर। दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल वर्जन क्या था और सीजेपी और प्रोटेस्ट लीडर्स का वर्जन क्या था, और कम्युनिकेशन और प्रोटेस्ट हैंडलिंग को लेकर क्या क्या क्रिटिसिज्म सामने आए, कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर को डिटेन किया गया और क्यों, और क्या मोदी सरकार ने इस पर अभी तक कोई जवाब दिया है। देखो, मैं सीजेपी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ये इनका शुरू से कहना था कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, पर फिर भी बहुत सारे पॉलिटिशियन इस प्रोटेस्ट में आते गए। मैं सारे स्टूडेंट के साथ हूं और सोनम वांगचुक के साथ हूं, इसीलिए मैंने सीजेपी पे एक अलग वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसके फेक नैरेटिव का खुलासा किया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहोगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी अगर आप ऐसा वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर इससे मेरे को बहुत हेल्पफुल मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस देश को संभाल लेना, वरना 75 साल बाद कोई गंवार इसको धर्म के नाम पर बांट देगा। सबसे पहले बैकग्राउंड समझना जरूरी है। पिछले कुछ महीनों से एग्जाम सिस्टम, पेपर लीक्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स को लेकर स्टूडेंट्स में काफी फ्रस्ट्रेशन थी। इसी इशू को लेकर सीजेपी ने नेशनल वाइड प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किया था। उनकी मेजर डिमांड्स थी कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाया जाए, पेपर लीक केसेस की अकाउंटेबिलिटी ली जाए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिया जाए और स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का एक कोई तरीका बनाया जाए। दीपक का कहना था कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। पर जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता गया वैसे वैसे पॉलिटिकल अट्रैक्शन भी मिलने लगी। अपनी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात तो आप याद है। कई अपोजिशन लीडर ने प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, जबकि बीजेपी और गवर्नमेंट के नेताओं ने कहा कि प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल ग्रुप ने इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। यहीं से पूरा इशू और कंट्रोवर्शियल बन गया। शुरुआत में गवर्नमेंट का अप्रोच काफी क्लियर नजर आ रहा था। उन्होंने प्रोटेस्ट लीडर के साथ डायरेक्ट एंगेजमेंट से डिस्टेंस बनाए रखा। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर का कहना था कि स्ट्रेटेजिक साइड यह थी, अगर मूवमेंट को ज्यादा अटेंशन ना दी जाए तो उनका मूवमेंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस वक्त ग्राउंड पर प्रोटेस्ट का साइज भी रिलेटिवली छोटा था। सोशल मीडिया पर सपोर्ट काफी दिख रहा था, लेकिन जंतर मंतर पर रोजाना लिमिटेड क्राउड ही नजर आ रहे थे। तो आपने क्राउड देखिए, क्राउड कंप्लीटली यहाँ पर ऑर्गेनिक क्राउड आ रही है। सारे मैक्सिमम यूथ आ रहे हैं या उनके पेरेंट्स आ रहे हैं जिनके बच्चे अभी 10th में या 11th में। आपको बीच में आप कह रहे हैं ऑर्गेनिक क्राउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे AISF, SFI, आइसा, दीज आर ऑर्गेनाइज्ड स्टूडेंट आउटफिट्स एसोसिएटेड विद लेफ्ट पार्टीज, तो उनके भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं। सर उनके वॉलंटियर्स आप देख लीजिए। जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ा वैसे वैसे कई पॉलिटिकल लीडर भी सपोर्ट देने लगे। इस पॉइंट पर डिबेट और इंटेंस हो गई। गवर्नमेंट सपोर्टर्स का कहना था कि मूवमेंट धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। दूसरी तरफ सीजेपी सपोर्टर्स का कहना था कि अपोजिशन लीडर सपोर्ट देने आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टूडेंट का मूवमेंट पॉलिटिकल हो गया। ये दोनों नैरेटिव उस वक्त पैरेलल चल रहे थे। बात शुरू हुई थी बच्चों के भविष्य को लेकर सुधार करने की, पर धीरे धीरे जो नारा रेजिग्नेशन का लगना चाहिए वो रिलीजन और पॉलिटिकल बनता गया। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का।
एक बात जिस पर ऑलमोस्ट सब एग्री करते हैं वह यह कि पेपर लीक्स और एग्जाम इरेगुलरिटीज के लिए सारे स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन रियल थी। हर पेपर लीक के बाद लाखों स्टूडेंट की प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। कई स्टूडेंट्स एक साल तक तैयारी करते हैं, फैमिलीज पैसा इन्वेस्ट करती है और जब एग्जाम प्रोसेस पर ही सवाल उठे तो नेचुरली ट्रस्ट भी इंपैक्ट होता है। इसी वजह से एजुकेशन रिफॉर्म की डिमांड और सीजेपी तक लिमिटेड नहीं थी। बहुत से स्टूडेंट जो किसी पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा भी नहीं थे वो भी एग्जाम रिफॉर्म चाहते थे। यहीं पर गवर्नमेंट को लेकर एक क्रिटिसिज्म सामने आया। कई एनालिस्ट का मानना था कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना चाहिए था, जैसे रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्टूडेंट के साथ टाउन हॉल, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस पर पब्लिक अपडेट्स, फ्यूचर रिफॉर्म्स को लेकर क्लियर रोड मैप। इससे स्टूडेंट्स को लगता कि उनकी कंसर्न ऑफिशियली एक्नॉलेज की जा रही है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट सपोर्टर्स का आर्गुमेंट था कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और प्री मैच्योर स्टेटमेंट देना ठीक नहीं होता। यानी कम्युनिकेशन को लेकर भी दोनों तरफ से अलग अलग व्यूज थे। सिचुएशन तो तब बदली जब सीजेपी ने अनाउंस किया कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च निकाला जाएगा। इसी दिन पार्लियामेंट का मॉनसून सीजन भी स्टार्ट हो रहा था। नेचुरली सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसे हाई रिस्क इवेंट माना। दिल्ली पुलिस ने पार्लियामेंट के आसपास हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉय की, मल्टीपल बैरिकेड्स लगाए गए और पब्लिक एडवाइजरी इशू की गई कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च की परमिशन नहीं दी गई है। कृपया करके सभी बैरिकेड्स के पीछे चले जाइए। ऐसा ना करके बैरिकेड से बाहर आके धारा 163 बीएनएसएस का उल्लंघन करेंगे आप, इसमें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे अनुरोध है बैरिकेड्स के पीछे चले जाइए, सड़क को खाली कर दीजिए, बैरिकेड्स के पीछे जाइए, प्रोटेस्ट साइट अंदर है। फिर भी सुबह से हजारों लोग जंतर मंतर पहुंचने लगे। एटमॉस्फेयर एनर्जेटिक था, सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम चल रही थी और लोगों को लग रहा था कि यह मूवमेंट अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब प्रोटेस्टर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकना शुरू किया और कुछ ही देर में सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। आखिर बैरिकेड्स के पास हुआ क्या? पुलिस ने फोर्स क्यों यूज की? स्टोन पेल्टिंग किसने शुरू की? और 50 से ज्यादा पुलिस पर्सनल को इंजर्ड होने के रिपोर्ट्स के साथ प्रोटेस्टर्स के इंजरी को लेकर अलग अलग क्लेम्स क्यों सामने आए? अब बात करते हैं उस मोमेंट की जहां से पूरी कंट्रोवर्सी शुरू। 20 जुलाई की सुबह से ही दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली और पार्लियामेंट के आसपास सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी थी। बैरिकेड्स लगाए गए, एडिशनल पुलिस और पार्लियामेंट्री फोर्स तैनात की गई और पब्लिक एडवाइजरी भी दी गई कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च की परमिशन नहीं दी गई है। पुलिस का कहना था कि उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, क्योंकि पार्लियामेंट का मॉनसून सीजन भी उस दिन शुरू हो रहा था। दूसरी तरफ सीजेपी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि उनका प्रोटेस्ट पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से होना था। शुरुआत में एटमॉस्फेयर काफी पीसफुल दिख रहा था। लोग स्लोगन्स लगा रहे थे, स्टूडेंट्स बैनर्स लेके चल रहे थे, मीडिया भी लगातार लाइव कवरेज कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन बदलना शुरू हुई। ऑफिशियल पुलिस वर्जन के मुताबिक कुछ प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड क्रॉस करने की कोशिश की। पुलिस ने बार बार अनाउंसमेंट की कि लोग डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट एरिया के अंदर ही रहें और पार्लियामेंट की तरफ मार्च ना करें। पुलिस के मुताबिक जब क्राउड आगे बढ़ रहा था तो पुशिंग शविंग शुरू हो गया। इसके बाद कुछ जगहों पर कन्फ्रंटेशन हुआ। यहीं से दोनों तरफ का वर्जन अलग अलग हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस का वर्जन देखें तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की और पुलिस पर्सनल पर पथराव भी हुआ। पुलिस के मुताबिक इसी वजह से क्राउड कंट्रोल मेजर यूज करना पड़ा। रिपोर्ट्स के हिसाब से टीयर गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने यह भी क्लेम किया कि 50 से ज्यादा पुलिस पर्सनल इस क्लैश में इंजर्ड हुए। पुलिस का कहना था कि अगर फोर्स यूज नहीं किया जाता तो सिक्योरिटी सिचुएशन और सीरियस हो जाती। दूसरी तरफ सीजेपी लीडर्स और प्रोटेस्टर्स का वर्जन बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि प्रोटेस्ट लार्जली पीसफुल था और पुलिस ने अननेसेसरली फोर्स यूज की। सीजेपी ने क्लेम किया कि सिचुएशन ऑफ प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए। उन्होंने वुमेन प्रोटेस्टर्स के साथ भी बदसलूकी की और एक्सेसिव फोर्स का एलिगेशंस भी लगाए। दिल्ली पुलिस ने इनमें से कई एलिगेशंस को रिजेक्ट किया और कहा कि कुछ वायरल क्लेम्स वेरीफाई ही नहीं हुए। यानी इंजरी और वायलेंस को लेकर दोनों तरफ से स्टेटमेंट एक दूसरे के काफी अलग थे। क्लैशेस के बाद सोशल मीडिया पर डजन्स ऑफ वीडियोस वायरल होने लगे। कुछ वीडियोस में प्रोटेस्टर्स बैरिकेड्स के पास नजर आए, कुछ में पुलिस लाठीचार्ज करती हुई दिखाई दी, कहीं टीयर गैस विजुअल्स थे और कुछ वीडियोस में स्टोन पेल्टिंग भी देखने का दावा किया गया। लेकिन एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, इंटरनेट पर वायरल हर वीडियो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हो पाती। इसीलिए किसी भी सिंगल क्लिप को पूरी इंसिडेंट का फाइनल प्रूफ नहीं माना जा सकता। इसी वजह से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी यूजुअली मल्टीपल सोर्सेस वेरीफाई करने के बाद ही कंक्लूजन देती है। इंसिडेंट्स के बाद पॉलिटिकल रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट सपोर्टर्स ने कहा कि प्रोटेस्ट के बीच कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स और आउटसाइड एलिमेंट्स भी शामिल हो गए। अपोजिशन पार्टीज ने इसका उल्टा जवाब दिया। उनका कहना था कि स्टूडेंट की जेन्युइन कंसर्न को एड्रेस करने के बजाय गवर्नमेंट फोर्स यूज कर रही है। इसी वजह से डिबेट सिर्फ पेपर लीक तक लिमिटेड नहीं रही, इशू लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल हैंडलिंग तक पहुंच गया। क्लैशेस के बाद एक अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ। गवर्नमेंट और सीजेपी रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेपी ने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की मांग बीजेपी प्रेसिडेंट और यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा के साथ हुई। मीटिंग में सीजेपी डेलीगेशंस ने अपनी डिमांड्स रखी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मेजर 3 डिमांड्स रिपीट की। जेपी नड्डा जी से हम लोगों ने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहली चीज़, सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई की जाए। दूसरी चीज़, जो भी धर्मेंद्र प्रधान ने कांड किससे किए हैं उसके लिए वो शिक्षा मंत्री बने रहने के लायक नहीं हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।
और तीसरी डिमांड हमने ये रखी है कि नीट का पेपर लीक होने के बाद जिन भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड की उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। मीटिंग्स के बाद दोनों तरफ से अलग अलग स्टेटमेंट सामने आए। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव था। सीजेपी लीडर्स ने कहा कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा। यहीं से पॉलिटिकल एनालिस्ट के बीच एक और डिबेट शुरू हो गई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के शुरुआती फेज में ही स्टूडेंट्स के स्ट्रक्चर डायलॉग करती तो शायद सिचुएशन इतनी टेंस नहीं होती। दूसरे एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब पार्लियामेंट मार्च अनाउंस हो चुका था और सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ गया था तो गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ऑप्शंस बचे थे, यानी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज को लेकर भी अलग अलग ओपिनियन सामने आई है। इंसिडेंट के बाद सोशल मीडिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गया। एक साइड पुलिस एक्शंस को जस्टिफाई कर रही थी, दूसरी साइड प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट में थी। हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे, वीडियोस वायरल हो रही थी। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना नैरेटिव रख रही थी और आम पब्लिक के लिए यह समझना मुश्किल हो गया कि एग्जैक्टली ग्राउंड पर हुआ क्या था। इसीलिए किसी भी कंक्लूजन पहुंचने से पहले मल्टीपल रिलायबल सोर्स देखना जरूरी है। राहुल गांधी ने भी सीजेपी को सपोर्ट दिखाया, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं था क्योंकि यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, ना कि पॉलिटिकल। जब विपक्ष के नेता पीएम रेसिडेंसी के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन्हें भी पकड़ के पुलिस वैन में डाल दिया गया। अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ बात आती है, जब नैरेटिव स्टार्ट से क्लियर था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है तो ये दोनों झूठ का प्रोटेस्ट खराब करने आए थे। इससे अपोजिशन को यह कहने को मिल जाएगा कि मूवमेंट पॉलिटिकल थी, ना कि स्टूडेंट की। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल यह था कि क्या गवर्नमेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बेटर हो सकती है? स्टूडेंट की जेन्युइन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? और इस पूरी इंसिडेंट से फ्यूचर प्रोटेस्ट के लिए क्या लेसन मिलता है? अब सवाल यह है कि पूरे इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हो, अपोजिशन को सपोर्ट करते हो या सिर्फ एक स्टूडेंट हो, एक बात क्लियर है, एग्जाम्स, रिफॉर्म्स और पेपर लीक जैसे इशू लाखों स्टूडेंट्स को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से जब भी ऐसा प्रोटेस्ट होता है तो दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। पहली कि स्टूडेंट की जेन्युइन कंसर्न को सुनना, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। और इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। कम्युनिकेशन आखिर कितनी इंपॉर्टेंट है? कई पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी सेंसिटिव इशू में टाइमली कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर गवर्नमेंट रेगुलर अपडेट्स दे, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस शेयर करे और रिफॉर्म्स का रोड मैप एक्सप्लेन करे तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। दूसरी तरफ अथॉरिटीज का यह भी मानना होता है कि इन्वेस्टिगेशन चलने के दौरान हर डिटेल पब्लिक नहीं की जा सकती, यानी ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टिगेशन कॉन्फिडेंशियलिटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। प्रोटेस्ट का राइट और पब्लिक सेफ्टी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजंस को पीसफुल प्रोटेस्ट करने का अधिकार देता है, लेकिन इसके साथ अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि पब्लिक सेफ्टी और क्रिटिकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटीज भी इंश्योर करें। इसी वजह से जब पार्लियामेंट जैसे सेंसिटिव एरिया की बात आती है, सिक्योरिटीज एजेंसीज एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेती है। चैलेंज तब आता है जब प्रोटेस्ट और सिक्योरिटी मेजर्स एक ही जगह टकरा जाते हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स 20 जुलाई के इंसिडेंट्स के बाद दो अलग अलग मेजर सामने आए। एक तरफ दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस का इस्तेमाल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जरूरी था, दूसरी तरफ सीजेपी और कई प्रोटेस्टर्स ने एक्सेसिव फोर्स के एलिगेशंस लगाए। इसीलिए जब भी हम ऐसे इंसिडेंट को देखते हैं, सिर्फ एक वीडियो या एक सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। रिलायबल रिपोर्टिंग, ऑफिशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सबको साथ में रखना जरूरी होता है। स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से यह है कि एग्जाम सिस्टम पर ट्रस्ट बना रहे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो। स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन सिंपल होती है, फेयर एग्जाम्स, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटेबिलिटी और फ्यूचर में पेपर लीक्स को रोकने के लिए इफेक्टिव रिफॉर्म्स। 20 जुलाई 2026 का प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, यह एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक प्रोटेस्ट, पॉलिसिंग और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से जुड़ी कई सवाल छोड़ गया। आज भी कुछ क्लेम्स डिस्प्यूटेड है, कुछ इन्वेस्टिगेशंस और ऑफिशियल प्रोसेस अपना काम कर रही हैं। इसलिए फाइनल कंक्लूजन एविडेंस और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही निकालना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो कमेंट्स करके बताएं कि आपके हिसाब से स्टूडेंट की कंसर्न को एड्रेस करने के लिए सबसे इफेक्टिव स्टेप क्या होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। शुक्रिया।